इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम प्रायोरिटी क्यू को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कुलर क्यू पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रायोरिटी क्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस बाद में इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम प्रायोरिटी क्यू की बात करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है प्रायोरिटी और दूसरा वर्ड है क्यू। तो क्यू को हम इतने वीडियोस से पढ़ते आ रहे हैं। क्यू हमारे फीफो के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले इनपुट होगा वो सबसे पहले आउट होगा, और जो एलिमेंट सबसे बाद में आएगा वो सबसे बाद में जाएगा। जैसे कि हमारी एक लाइन काम करती है, जो इंसान सबसे पहले आता है उसका नंबर सबसे पहले आता है, और जो इंसान उसके बाद में आता है उनका नंबर उसमें इसी तरह आता रहता है। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता देना। तो जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास काफी सारे पेशेंट्स बैठे हैं लाइन से, और मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आ जिसकी हालत ज्यादा खराब है, ज्यादा गंभीर है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डॉक्टर सबसे पहले जो जिसकी हालत ज्यादा खराब है उसका इलाज पहले करता है, और जो बाकी जो पेशेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं उनका इलाज भी होता है लेकिन बाद में। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने एक प्रायोरिटी असाइन कर दी कि इसकी हालत ज्यादा गंभीर है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं पहले उसका इलाज कर देता हूँ कि उससे कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसी प्रकार से हमारा प्रायोरिटी क्यू में काम करती है। प्रायोरिटी क्यू में हम एलिमेंट्स को कुछ प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ए प्रायोरिटी क्यू इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सच दैट ईच एलिमेंट हैज बीन असाइंड सम प्रायोरिटी। तो यहाँ पर हम एलिमेंट के साथ कुछ प्रायोरिटी असाइन करते हैं, और उसके बाद मैंने लिखा है एन एलिमेंट विद हायर प्रायोरिटी इज प्रोसेस्ड बिफोर एनी एलिमेंट विद लोअर प्रायोरिटी। कि जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी हायर होगी उसको हम लोअर प्रायोरिटी से पहले प्रोसेस करेंगे, और अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की हमारी प्रायोरिटी सेम होती है तो उसमें हम सिंपल क्यू फीफो के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो देखिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर हमने इनको कुछ प्रायोरिटी असाइन की है। तो यहाँ पर जो हमारी वन है उसको हम सबसे हायर प्रायोरिटी मानेंगे, और जो हमारा टू है उसको सेकंड हायर प्रायोरिटी। तो जो नंबर सबसे छोटा होगा वो प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे हाई प्रायोरिटी है वो है वन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 10 प्रोसेस होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद हमारा अगला एलिमेंट प्रोसेस होगा 21, क्योंकि 21 की प्रायोरिटी भी वन है, लेकिन 21 10 के बाद आया था। तो इसलिए हमने 10 को पहले प्रोसेस किया और उसके बाद 21, और 21 के बाद हम प्रोसेस करेंगे 90 को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी भी वन है। तो जब जिनकी प्रायोरिटी वन है अगर हम उन सबको प्रोसेस कर देंगे तो उसके बाद हम सेकंड प्रायोरिटी को प्रोसेस करेंगे, यानी कि इस 56 को। तो ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो इसलिए इस 56 को प्रोसेस करने के बाद हम अपनी थर्ड प्रायोरिटी को प्रोसेस करेंगे, जो कि है 2। और इस 2 के बाद हम प्रोसेस करेंगे 45 को। तो इसी प्रकार से हम सभी एलिमेंट्स को प्रोसेस करते जाएंगे इनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए प्रायोरिटी को हम एरे और लिंक लिस्ट दोनों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एरे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो देखिए एरे इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो जैसे यहाँ पर हमारी 5 तक प्रायोरिटी है, 1 2 3 4 5 जो प्रायोरिटी नंबर है वो 5 तक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 एरे बना देंगे, और इन एरे को हम इस अकॉर्डिंग बनाएंगे कि जो हमारी पहली एरे होगी इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए बनाया। जो हमारी सेकंड एरे होगी उसमें हमने वो उन एलिमेंट्स को रखा जिनका प्रायोरिटी नंबर 2 था, और थर्ड एरे में हमने अपने उन एलिमेंट्स को रखा जिनका प्रायोरिटी नंबर 3 था। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी पहली एरे है जिसका प्रायोरिटी जिसमें हमने वन वाले एलिमेंट्स को रखा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 10 को रखा, और 10 के बाद 21, क्योंकि 10 के बाद हमारा 21 आया था, और 21 के बाद हमारा 90 आया था। तो इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ पर रखा, क्योंकि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे इसलिए रियल 2 है। और उसके बाद जो हमने अपने सेकंड एरे बनाई उसमें हमने 56 को रखा, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी पे हमारा 56 ही है। तो उसी प्रकार से हम इन सभी एलिमेंट्स को रखेंगे, और उसके बाद जो हमारी एरे है उनको हम एक एक करके प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रायोरिटी क्यू काम करता है। तो एरे में ये काफी सिंपल सा है कि जितने हमारे पास प्रायोरिटी नंबर्स हैं उतनी हमें एरे बनानी है, और उनके बाद उन एलिमेंट्स को उनके प्रायोरिटी नंबर के अकॉर्डिंग उनमें इंसर्ट करना है। तो इसलिए अब हम इसका लिंक लिस्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो देखिए जब हम प्रायोरिटी क्यू को लिंक लिस्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे
तो उस केस में हम जो नोड बनाएंगे उसमें हम 3 पार्ट रखेंगे। अब तक हम जो भी नोड बनाते थे, जितने भी हमने लिंक लिस्ट में नोड बनाए, उनमें हमने 2 ही पार्ट रखे थे, डाटा और नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर हम 3 पार्ट रखेंगे। पहला होगा डाटा, जिसमें हम अपने एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे। दूसरा पार्ट हमने रखा है प्रायोरिटी, जिसमें हम अपने प्रायोरिटी नंबर को रखेंगे। और तीसरा पार्ट हमने लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट, इसके अंदर हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए इस नोड को कोई पी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर पी एरो डाटा तो इस पी के डाटा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और पी एरो प्रायोरिटी इस प्रायोरिटी नंबर ऑफ नोड पी, इस पी नोड के प्रायोरिटी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और जब भी हम पी एरो नेक्स्ट की बात करेंगे, उसका मतलब होगा कि हम नोड के इस एड्रेस पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। तो देखिए अब हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो जब भी हम अपना सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो शुरुआत में रियर और फ्रंट नल के इक्वल होगा। तो उसके बाद जब हमने फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट किया, तो उस पे हमारे फ्रंट और रियर दोनों पॉइंट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने अपना सेकंड एलिमेंट इंसर्ट किया 12, तो इसकी जो प्रायोरिटी नंबर था वो 2 था, तो इसलिए हमने इसको बाद में इंसर्ट किया। और उसके बाद देखिए हमने एक और एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया 23, और यहाँ पर जो हमने 23 इंसर्ट किया, तो उसको हमने लास्ट में इंसर्ट किया, क्योंकि अगर हमारी प्रायोरिटी नंबर सेम है तो हम एक क्यू को फॉलो करेंगे, जैसे हमारी एक सिंपल क्यू काम करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 12 प्रोसेस होगा और उसके बाद 23, और उसके बाद हमने एक और एलिमेंट यहाँ बीच में इंसर्ट किया 45, जिसकी हमने प्रायोरिटी नंबर दिया 1। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 1 दिया, तो ये जो हमारा 45 है वो इस 10 और इस 12 के बीच में इंसर्ट हो गया, क्योंकि इस 10 का जो प्रायोरिटी नंबर है वो है 1, और इस 12 का जो प्रायोरिटी नंबर है वो है 2। तो इस 45 की जो प्रायोरिटी है वो इस 12 से तो ज्यादा है और इस 10 से कम है, क्योंकि ये जो 45 वो 10 के बाद आया है, तो इसलिए हमने इसको बीच में इंसर्ट किया। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो भी हमारी हायर प्रायोरिटी होगी उस उन नोड्स को हम आगे अपनी शुरुआत में इंसर्ट करेंगे, और जिन एलिमेंट्स की प्रायोरिटी लो होगी, जिन एलिमेंट्स की प्रायोरिटी कम होगी, उनको हम लास्ट की तरफ इंसर्ट करेंगे। तो अब हम इसके कोड में इसके लॉजिक को समझेंगे। तो अब हम प्रायोरिटी क्यू के कोड को समझ लेते हैं। तो इस कोड में सबसे पहले हमने stdio.h और stdlib.h फाइल्स को इंक्लूड किया है। पहली फाइल में हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन रहते हैं, और दूसरी फाइल stdlib में हमारे मेलोक और फ्री फंक्शन है। मेलोक फंक्शन मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है, और फ्री फंक्शन से हम अपनी मेमोरी को फ्री करते हैं, अपनी मेमोरी को डिलीट करते हैं। और उसके बाद हमने अपने एनक्यू फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग दी है, जिसमें हमने पैरामीटर में 2 इंटीजर एलिमेंट्स लिए हैं और इसके रिटर्न टाइप को वॉइड रखा है। और बाकी जितने भी हमारे चारों फंक्शन हैं, डी क्यू, रियर पीक, फ्रंट पीक और डिस्प्ले, इनके रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स को हमने वॉइड रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी इनको पैरामीटर या वैल्यू नहीं पास करने वाले। हम एन क्यू फंक्शन में 2 पैरामीटर्स पास करेंगे। पहला होगा हमारा एलिमेंट की वैल्यू, और दूसरा होगा उसका प्रायोरिटी नंबर। इसलिए ही हमने यहाँ पर 2 इंटीजर लिए हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहला इंटीजर हमारे एलिमेंट के लिए, और दूसरा इंटीजर हमारे प्रायोरिटी नंबर के लिए। और उसके बाद हमने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से एक नोड स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, जिसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डाटा, जिसमें हम अपने एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे, और दूसरा पार्ट है पीआर यानी प्रायोरिटी नंबर। प्रायोरिटी नंबर को मैंने शॉर्ट में पीआर लिख दिया है, ये भी इंटीजर टाइप का है। और तीसरा पार्ट होगा इसका स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, जिसमें हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर रहेगा। और उसके बाद हमने टाइप डेफ कीवर्ड की हेल्प से स्ट्रक्ट नोड को एन से रिप्लेस कर दिया है। तो अब जहां पर भी हम एन लिखेंगे उसका मतलब होगा स्ट्रक्ट नोड। जब भी हम टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, उससे हम अपने डाटा टाइप को डिफाइन कर देते हैं, अपने डाटा टाइप को छोटा नाम दे देते हैं, जिससे हमें ये पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्ट नोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब जहां पर भी हम एन लिखेंगे उसका मतलब होगा स्ट्रक्ट नोड। और उसके बाद हमने 2 और पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं, जिनका टाइप है स्ट्रक्ट नोड। पहला पॉइंटर है रियर और दूसरा पॉइंटर है फ्रंट, और इन दोनों की वैल्यू को हमने नल रखा है। इनकी वैल्यू नल इसलिए है क्योंकि अभी हमारी लिंक लिस्ट बिल्कुल शुरुआत में खाली रहेगी, तो इसलिए हमने इनकी वैल्यू को नल रखा। वॉइड मेन फंक्शन को जब हम वीएस कोड में प्रैक्टिकली कोड को रन करेंगे तब लिखेंगे। और उसके बाद हम अब अपना वॉइड एनक्यू फंक्शन देख लेते हैं, जिसके 2 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर इंटीजर ए लिया है, पास करवाया है हमने, और दूसरा पैरामीटर इंटीजर बी। तो पहले पैरामीटर में हम अपने एलिमेंट की वैल्यू देंगे, और दूसरे पैरामीटर में हम अपना प्रायोरिटी नंबर देंगे। और उसके बाद हमने सबसे पहले इस लाइन में 2 पॉइंटर डिक्लेयर करें। पहला पॉइंटर है पी और दूसरा पॉइंटर है क्यू।
और इनका टाइप है स्ट्रक्ट नोड। ये दोनों पॉइंटर किसी नोड को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद malloc फंक्शन की हेल्प से हमने मेमोरी एलोकेट करती है जिसका साइज है n। साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है, साइज ऑफ फंक्शन किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी डाटा टाइप का साइज बता देता है। तो यहाँ पर हमने n के साइज अपने नोड के साइज की मेमोरी एलोकेट करवा दी p को। तो हमारी मेमोरी में एक नोड बन चुका है जिसको हमारा पॉइंटर p पॉइंट कर रहा है। तो इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से हमारी मेमोरी में एक नोड बन गया जिसको हमारा पॉइंटर p पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने p एरो डाटा इक्वल टू a लिख दिया जिससे कि हमारा p के डाटा पार्ट में a स्टोर हो गया। और उसके बाद हमने p एरो pr में यानी कि प्रायोरिटी नंबर इक्वल टू बी लिख दिया और हमारे नोड के सेकंड पार्ट यानी प्रायोरिटी नंबर बी आ गया। तीसरी लाइन में हमने पी नेक्स्ट इक्वल टू नल लिख दिया जिससे कि इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर हो गया। तो अब हमारा नोड बन चुका है। अब बस हमें इसको इंसर्ट करना है अपनी प्रायोरिटी क्यू में। तो उसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, इफ फ्रंट इक्वल टू नल। अगर ये नोड हमारा पहला नोड है तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू पी। तो इस लाइन से क्या होगा, अगर ये हमारा पहला नोड है तो हमारा फ्रंट पॉइंटर भी इसे ही पॉइंट करेगा और हमारा रियर पॉइंटर भी इसी नोड को पॉइंट करेगा। और अगर हमारा ये फर्स्ट नोड नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हमारा ये एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट में हमने सबसे पहले क्यू इक्वल टू फ्रंट किया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली लाइन में क्यू इक्वल टू फ्रंट लिखा है। तो इस लाइन से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक प्रायोरिटी क्यू है और यहाँ पर हमारा इसका ये फ्रंट है। तो इस पहली लाइन से क्या होगा, क्यू इक्वल टू फ्रंट से क्यू के पास वही एड्रेस आ जाएगा जो हमारे फ्रंट में स्टोर है। तो फ्रंट और क्यू दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद हमने एक कंडीशन लिखी है यहाँ पर, इफ फ्रंट एरो पी आर इज ग्रेटर देन पी एरो पी आर। इन दोनों लाइनों का क्या मतलब है, अगर फ्रंट का प्रायोरिटी नंबर P के प्रायोरिटी नंबर से बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर जो प्रायोरिटी नंबर मान लीजिए 2 है और हमारा P जो हमने नया नोड बनाया है, यहाँ पर P का मतलब जो अभी हमने ये ऊपर नोड बनाया है हमारा नया, उसकी बात हो रही है। अगर उसका प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट फ्रंट के प्रायोरिटी नंबर से कम है तो हमारा ये जो नया नोड है वो इसके आगे स्टोर हो जाएगा। तो अगर उसका प्रायोरिटी नंबर इस 2 से कम होगा तो वो हमारा फर्स्ट नोड बन जाएगा और वो सबसे आगे स्टोर हो जाएगा। और यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, P एरो नेक्स्ट इक्वल टू फ्रंट और फ्रंट इक्वल टू P। इस लाइन का मतलब मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट नोड था, हमारा फ्रंट नोड था, उसकी प्रायोरिटी थी 2 और जो हमने नया नोड P बनाया उसकी प्रायोरिटी है 1 और इसको हमारा P पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। P एरो नेक्स्ट इक्वल टू फ्रंट से हमारे P के नेक्स्ट पार्ट में इस फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा और फ्रंट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है तो P के नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा है फ्रंट इक्वल टू P, तो इससे हमारा फ्रंट यहाँ से हट जाएगा और फ्रंट के पास P का एड्रेस आ जाएगा और हमारा P फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, अगर हमारे फ्रंट का पी आर जो हमारा फर्स्ट नोड है उसका प्रायोरिटी नंबर हमारे न्यू नोड के प्रायोरिटी नंबर से कम है तो हमारा ये एल्स पार्ट चलेगा। यहाँ पर एक वाइल लूप लगा है जिसके अंदर अंदर कंडीशन लिखी है, क्यू एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर इज लेस देन पी एरो पी आर। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाली कंडीशन को देखते हैं, क्यू एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो इसका क्या मतलब है, तो जब तक हमारा क्यू का नेक्स्ट पार्ट नल के इक्वल ना हो जाए तब तक हमारा ये लूप चलता रहे, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट से हमारा लूप एक नोड आगे बढ़ेगा। तो जब तक हम लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते जब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक नोड है जिसको हमारा पॉइंटर क्यू पॉइंट कर रहा है। तो क्यू का नेक्स्ट मतलब ये और इसके पास सेकंड नोड का एड्रेस है। तो क्यू एरो नेक्स्ट का पी आर यानी क्यू एरो नेक्स्ट का मतलब हम सेकंड नोड की बात कर रहे हैं और इस सेकंड नोड का पी आर अगर हमारे पी एरो पी आर यानी कि जो हमने अपनी नई नोड बनाई है उसकी प्रायोरिटी नंबर से कम है तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन देख ली। पहली कंडीशन का मतलब है जब तक हमारा पॉइंटर लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और दूसरी कंडीशन है तो जब तक हमारा करंट नोड से एक आगे वाला नोड का प्रायोरिटी नंबर हमारे P के प्रायोरिटी नंबर से कम रहता है तब तक हमारा ये नोड चलता रहे। मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक प्रायोरिटी क्यू बनी हुई है तो हम इन कंडीशंस को यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी थी क्यू इक्वल टू फ्रंट, तो अब हमारा फ्रंट और क्यू दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद हम एल्स वाली कंडीशन पर आते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी क्यू एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ पर हमारा क्यू एरो नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। और इनके बीच में एंड गेट लगाए तो दोनों कंडीशन जब तक ट्रू रहेंगी जब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा।
और यहाँ पर कंडीशन लिखी है क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर इज लेस देन पी एरो पी आर। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नया नोड पी बनाया जिसका प्रायोरिटी नंबर 2 है और उसको हमें इस प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करना है। फिर इसके बाद में क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर वाली कंडीशन चेक होगी। तो क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर का मतलब क्यू एरो नेक्स्ट क्यू का ये वाला नेक्स्ट पार्ट है जिसमें सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर है। तो हम सेकंड नोड की पी आर की बात कर रहे हैं, उसके प्रायोरिटी नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम इस 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा 2 है ये इस वाले 2 से कम नहीं है, ये उसके इक्वल है। तो हमारा लूप दोबारा चलेगा क्यू इज इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट। तो इस लाइन से हमारा क्यू सेकंड नोड पे आ जाएगा और दोबारा से हमारी वाइल कंडीशन चेक होगी क्यू एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कि अभी भी हमारा क्यू का जो नेक्स्ट है वो नल के इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन चेक होगी क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर, मतलब क्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है ये जिसके पास थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर है, तो इसका पी आर 2 है जो कि अभी भी हमारे पी एरो पी आर के इक्वल ही है। तो ये हमारा ये लूप दोबारा एक और बार चलेगा। तो जब ये दोबारा चलेगा तो हमारा फिर से एक नोड आगे पहुंच जाएगा और थर्ड नोड पे आ जाएगा और फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी क्यू एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये वाली कंडीशन अभी भी ट्रू है। और उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन चेक होगी क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर इज लेस देन पी एरो पी आर। तो क्यू एरो नेक्स्ट मतलब हम एक अगले नोड की बात कर रहे हैं, इस नोड की बात कर रहे हैं, इज लेस देन 2, 3 इज लेस देन 2। तो अब की बार हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 3 2 से बड़ा होता है, उससे लेस देन नहीं होता। तो अब हमारा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा और हमारा पॉइंटर इस थर्ड वाले नोड पे पहुंच चुका है, हमारा क्यू उसी पर रहेगा। और उसके बाद हमारी ये स्टेटमेंट चलेगी पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट। पी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्यू एरो नेक्स्ट का एड्रेस आ जाएगा। तो पी का जो नेक्स्ट पार्ट है, हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें क्यू एरो नेक्स्ट का एड्रेस आ जाएगा। जो यहाँ पर क्यू के जो नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस स्टोर है इस वाले नोड का, वही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी, तो इस लाइन से क्या होगा क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी, क्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें हम पी का एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो ये क्यू का नेक्स्ट पार्ट पी को पॉइंट करेगा और इन दोनों नोड्स के बीच का कनेक्शन कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पी नोड यहाँ बीच में इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक लाइन लिखी है इफ पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, उसका अभी भी नेक्स्ट पार्ट अभी भी नल है, तो उसको हम रियर के इक्वल रख देंगे। क्योंकि इस कंडीशन से हमारे पास दो ही आउटपुट आ सकते हैं, या तो हमारा नोड बीच में कहीं इंसर्ट होगा या लास्ट में इंसर्ट होगा। और अगर वो लास्ट में इंसर्ट होता है तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हमने जब अपना नोड बनाया था तो उसके नेक्स्ट में नल डाला था, तो वो भी नल ही रहना चाहिए। तो इसलिए अगर वो नल के इक्वल है, क्योंकि अगर वो नल के इक्वल है तो उसका मतलब है कि वो सबसे लास्ट में स्टोर है, तो उसको हम रियर के इक्वल कर देंगे, रियर में उसका एड्रेस डाल देंगे जिससे कि वो हमारा नया रियर बन जाएगा। और अब हम अपना डीक्यू फंक्शन देख लेते हैं। तो डीक्यू फंक्शन वही सेम रहेगा जो हमने पिछले वीडियो में किया था। यहाँ पर हम सबसे पहले एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे पी नाम का और उसको फ्रंट के इक्वल रखेंगे। और अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो उसका मतलब वो अंडरफ्लो केस है। अंडरफ्लो केस का मतलब कि उसके अंदर कोई भी डिलीट करने के लिए एलिमेंट नहीं है, वो बिल्कुल खाली पड़ा है, एम्प्टी है हमारा प्रायोरिटी क्यू। तो यहाँ पर अंडरफ्लो केस लग जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा ये एल्स पार्ट चलेगा। और यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट। इस लाइन से क्या होगा, जो फ्रंट के पास हमारे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है और फ्रंट के जो नेक्स्ट पार्ट रहता है उसमें सेकंड नोड का एड्रेस रहता है। तो फ्रंट को अगर हम फ्रंट एरो नेक्स्ट कर देंगे तो फ्रंट में सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक प्रायोरिटी क्यू बनी हुई है और यहाँ पर अगर हम अपना एक एलिमेंट डिलीट करेंगे तो यहाँ पर इस लाइन से डिलीट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो लाइन लिखी थी पी इक्वल टू फ्रंट, इस लाइन से क्या होगा, जो हमारे पास हमारे फ्रंट के पास जो एड्रेस है वही एड्रेस पी के पास आ जाएगा। पी और फ्रंट दोनों की एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद फ्रंट इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट से फ्रंट के पास हमारे सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट के नेक्स्ट पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस है। फ्रंट का सेकंड पार्ट और फ्रंट दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे और हमारा फ्रंट यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये पहला जो नोड का कनेक्शन था ये कट हो जाएगा और हमारा ये नोड अब डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारा ये नोड प्रायोरिटी क्यू से डिलीट हो चुका है। और उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ डिलीटेड एलिमेंट इज परसेंटेज डी, और इसमें पी एरो डाटा प्रिंट करवा देंगे। जो हमारा डिलीटेड एलिमेंट था उस पर हमने एक पॉइंटर पी लगाया था यहाँ पर,
तो वहां पे हम उस डिलीटेड एलिमेंट को प्रिंट करवा लेंगे और उसके बाद हम फ्री फंक्शन की हेल्प से उसको फ्री कर देंगे। फ्री फंक्शन क्या करता है, फ्री फंक्शन इस पी नोड को परमानेंटली डिलीट कर देगा मेमोरी से। और अब हम अपना वॉइड फ्रंट पीक फंक्शन देख लेते हैं। फ्रंट पीक फंक्शन का मतलब होता है कि हमें अपने फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है और हमारे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस फ्रंट पॉइंटर के पास रहता है। तो अगर हमारा फ्रंट इज इक्वल टू नल है तो उसका मतलब वंडरफ्लो केस है, हमारी प्रायोरिटी क्यू बिल्कुल खाली है। और अगर हमारे प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं है तो हम यहाँ पर फ्रंट एरो डाटा प्रिंट करवा लेंगे। और इसी प्रकार से हम रियर पीक में करेंगे। रियर पीक में हमें अपने लास्ट एलिमेंट का डाटा प्रिंट करवाना होता है, लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना होता है। अगर इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल तो उसका मतलब अंडरफ्लो केस है और हमारे पास कोई भी एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में नहीं है तो हमारा ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा ये एल्स पार्ट चलेगा, जिसमें एक लाइन हम प्रिंट करवा देंगे, लास्ट एलिमेंट इज परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी में हम रियर एरो डाटा प्रिंट करवा देंगे। और डिस्प्ले फंक्शन में हम जैसे इसमें हम सबसे पहले एक पॉइंटर डिफाइन करेंगे और उसको फ्रंट के इक्वल रखेंगे, तो पी और फ्रंट दोनों फर्स्ट नोड को ही प्रिंट करेंगे। और उसके बाद फिर हम सेम वही अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका ये एल्स पार्ट चलेगा, जहां पर हमने एक लूप लगाया है वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारा पी नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा ये प्रिंट एफ परसेंटेज डी प्रिंट होता रहे, पी एरो डाटा प्रिंट होता रहे। और उसके बाद हम इस अपने पॉइंटर को अपडेट कर देंगे पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट से, क्योंकि पी एरो नेक्स्ट के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। हमारा पी हर एक नोड के बाद एक आगे बढ़ता रहेगा और डाटा को प्रिंट करता रहेगा जब तक हमारा पी नल के इक्वल नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से हमारे सभी एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब हम प्रैक्टिकली अपने कोड को वीएस कोड पर रन करके देख लेते हैं और इसका मेन फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 4 एनक्यू फंक्शन कॉल किए। इसमें मैंने सबसे पहले एलिमेंट दिया और दूसरे नंबर पर मैंने एलिमेंट की प्रायोरिटी नंबर पास किया। उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया जिससे कि हमारे सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। और हमारे पास आउटपुट आ चुका है 12, 222, 20 और 23। तो हम देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट सही आया है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले एलिमेंट दिया था 12 जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, जो कि सही है। और उसके बाद हमारा एलिमेंट आ रहा है 222 जिसकी प्रायोरिटी 1 है, जो कि सही है। और उसके बाद हमारा अगला एलिमेंट प्रिंट हुआ है 20 जिसकी प्रायोरिटी 2 है। और लास्ट में हमारा प्रिंट हुआ है 23 जिसकी प्रायोरिटी 3 है। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इस प्रकार से हमारा प्रायोरिटी क्यू काम करता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा।